देखो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम उमैर महबूब है और आज हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिप्लोमेसी। ये आपके पार्ट 1 का इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में एक कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच हासिल करना आपका पेपर अटेम्प्ट करने के हवाले से बहुत जरूरी। सो वी स्टार्ट बाय द मीनिंग ऑफ डिप्लोमेसी। हर नेशन ये बात चाहती है कि वो पीस मेंटेन करे और वॉर को अवॉइड करे। सो सिंपल एज दैट, है ना। वो कैसे होगा? डिप्लोमेसी बेसिकली वो चीज है कि जिसके थ्रू एलाइज कोऑपरेट करते हैं और जो दुश्मन होते हैं, एडवर्सरीज, वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते होते हैं। जंग हर मसले का हल नहीं होता। सो वी हैव टू गो फॉर सम अदर चैनल व्हिच इज डिप्लोमेसी। स्टेट्स कम्युनिकेट, bargain, influence one another through diplomacy. डिप्लोमेसी के 3 टूल्स हैं जिसमें से कोई एक टूल का इस्तेमाल करके आप डिप्लोमेसी प्रोफेस करते होते हैं। वो कौन कौन से हैं? परसुएशंस, कॉम्प्रोमाइज करना और यूज ऑफ फोर्स या थ्रेट ऑफ फोर्स। ठीक है। हमें पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम एनर्किक है, तो उस एनर्किकल सिस्टम में डिप्लोमेसी एक बड़ा इफेक्टिव टूल है। कोई भी नेशन जो है वो आइसोलेशन अफोर्ड नहीं करती, तो वो अपने मसलों का ये नहीं कि उनको चलने देती है, उनका वो हल निकालती होती है, प्रॉपर हल निकालती है और थ्रू डिप्लोमेसी निकालती होती है। और अगर डिप्लोमेसी फेल हो जाए तो इट कैन लीड टू वॉर। तो हम फाइनली ये बात कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी इज नथिंग but the management of IR by negotiations. इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक है इसकी ट्रेडिशनल टाइप और दूसरी है इसकी न्यू टाइप। ट्रेडिशनल टाइप बेसिकली वो है जिसमें जो यूरोप से स्टार्ट होती है और जिसमें फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश मेथड्स ऑफ डिप्लोमेसी हम देखते हैं, लेकिन ज्यादातर ये फ्रेंच मेथड ऑफ डिप्लोमेसी है जो कि यूज होता है ट्रेडिशनल हवाले से। एक और इसका नुक्ता यहां से ये निकलता है कि इट वाज सीक्रेटिव, ये सीक्रेसी में कैरी अलोंग हुआ करती थी। ठीक है। और इसमें एक और बात ये कि जो ग्रेट पावर्स थी उन्होंने ठेका लिया था उस वक्त की जो ग्रेट पावर्स थी, बाय द वे, वो थी ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और प्रशिया। प्रशिया बेसिकली इट वाज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ जर्मन स्टेट्स in the 18th and 19th century. It was a great power. It was then dissociated afterwards. तो ट्रेडिशनल की ये खासियत है। न्यू का भी हम देखते हैं। मैं बताया कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जो है वो इमर्ज होती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। दूसरी बात, इटालियन, फ्रेंच और जर्मन और ब्रिटेन फॉर्म्स इसमें अप्लाई होती हैं। और ऑफ कोर्स ग्रेट पावर्स ने ठेका लिया हुआ था कि हमने वर्ल्ड पीस को इंश्योर करना है। अब जो न्यू डिप्लोमेसी है ये ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी से डिफर करती है इन 3 थिंग्स। एक, इसमें ग्रेटर ओपननेस है। ये ग्रेटर ओपननेस बेसिकली वुड्रो विल्सन ने, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था लिबरल, उसने कहा था कि ये लाजमी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इसमें एडिकेट पब्लिसिटी होती है चीजों की। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अमूमन डिप्लोमेसी के अंदर हम लोग कंसेशंस और काउंटर कंसेशंस करते होते हैं। तो क्या इतनी ओपननेस ठीक है? स्टेट्स को बाज़ औक़ात अगली स्टेट की कोई बिला वजह की बात भी माननी पड़ती है। तो क्या इस तरीके से काम चल सकता है? ये चीज सोचने वाली है। दूसरी चीज जो है वो है मल्टीलेटरलिज्म न्यू डिप्लोमेसी के अंदर, कि एक स्टेट पार्टिसिपेट नहीं कर रही,
कलेक्शन या ग्रुप ऑफ स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें याद है कि नेपोलियनिक वॉर्स जब खत्म हुई है तो उस वक्त बना था यूरोप में क्वाड्रपल अलायंस। ब्रिटेन, अगेन फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रिया। 1815 से 22 तक रहा था ये। इट वॉज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। पनामा कॉन्फ्रेंस ऑफ अमेरिकन स्टेट्स 1828 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्लिन इसी तरीके से, एटीन 85 में। These are the manifestations of multilateralism. Summit diplomacy, ये सिंपल है कि इसके अंदर डायरेक्टली जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं या जो उनके नुमाइंदे हैं वो पार्टिसिपेट करते होते हैं किसी भी चीज के अंदर। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उनमें वो एज अ डिप्लोमेट शिरकत करते हैं और वहां पे मसलों का हल निकालते हैं। अगेन वी हैव मैनी एग्जांपल्स। द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में। Then we have the Paris Peace Conference 1919 में हुई थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो ग्रेट 3 थे, मतलब ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया, इनके सोवियत यूनियन, इनके प्रेसिडेंट्स और इनके पीएम्स आपस में मिला करते थे अक्सर औकात। इस तरीके से जनीवा कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर काफी कुछ हुआ था। इसके अंदर जब 1955 में हुई थी तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, इनके सोवियत यूनियन, इनके हेड्स ऑफ स्टेट्स आपस में मिले थे। दिस इज द 3 कोर features of the new diplomacy. Now we come to the importance of this thing. बोल्शेविक्स, जब 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आती है तो बोल्शेविक्स आए। स्टार्ट में उन्होंने ना कोई इतना खास पार्टिसिपेशन नहीं किया बाकी लोगों के साथ डिप्लोमेटिकली, लेकिन उन्हें बहुत जल्द अंदाजा हो गया इस बात का कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे we are doomed. By the way, if we do not carry on the diplomacy with other European powers, we are doomed. So they, despite their loathing of the other European powers, went towards the negotiations with them. China, in 1966, at the height of Chinese isolation from international community, it retained its missions in 48 countries. इस समय कोल्ड वॉर में बहुत ज्यादा नेगोशिएशंस हुई। मॉर्गेंथो ने बेसिकली ये कहा था कि द डिप्लोमेसी इज द ब्रेन ऑफ स्टेट पावर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएस ने अपनी सॉफ्ट पावर को एक्सर्ट करके, जो कि डिप्लोमेसी की भी एक फॉर्म है, अपने बहुत से काम सीधे किए हैं। चाहे उसका ताल्लुक 9/11 के बाद अफगानिस्तान पे हमला करना हो, चाहे वियतनाम वॉर हो, चाहे कैपिटलिज्म का फरोग हो, चाहे स्पेस रेस और चांद पे जाना हो, चाहे वर्ल्ड पुलिसमैन का रोल अदा करना हो, यूएस ने अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कंजम्मेटली किया है हर मामले के अंदर। टाइप्स ऑफ न्यू डिप्लोमेसी। 1 is democratic, simple, कि it is being followed by democracies, ठीक है। Second is totalitarian, it is being followed again by totalitarian countries. It was in 20th century, like the issues of you can say
they actualized these ideas which I am writing here: mysticism, materialism, ठीक है, militarism, racial superiority, इससे उन्होंने कंट्रीज को एनेक्स करना शुरू किया अपने साथ. सो टोटलिटेरियन कंट्रीज की जो डिप्लोमेसी है उसका एक अपना अंदाज है जो कि डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी से बहुत मुख्तलिफ है. देन वी कम टू समिट डिप्लोमेसी. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते होते हैं. देन वी हैव द पर्सनल डिप्लोमेसी. इसके अंदर ये होता है कि पर्सनली जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो हॉटलाइन के ऊपर रब्ता करते हैं और दूसरे बंदे से कोई भी जो क्राइसिस के अंदर मसले का हल निकालने की कोशिश करते होते हैं. जैसे कैनेडी और क्रुश्चेव, ही वाज अ रशियन लीडर, ये इन्होंने आपस में हॉटलाइन का राब्ता भी कायम किया हुआ था. डिप्लोमेसी बाय कॉन्फ्रेंस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट adopted methods in 20th century and is still being adopted. इसमें आएगा the League of Nations, the Tehran Conference of 1943, इसमें आएगा आपका वियना कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ऑफ वियना 1815 की. इसमें आएगा ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, आपको याद होगा, जिसके थ्रू IMF बनता है 1944 के अंदर. अच्छा जी, इसके बाद है पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी. इसकी जो सबसे बेहतरीन किस्म मैंने लिख दी है वो है UN, जिसमें कंट्रीज इकट्ठे होकर एज अ पार्लियामेंट डिबेट करते होते हैं. जैसे एक आम पार्लियामेंट में लोग इकट्ठे होते हैं, UN में मुल्क इकट्ठे होते हैं. देन वी हैव द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी. आपको याद होगा कि कोल्ड वॉर एरा के अंदर ये काम अपनी हाइट पे था. इसमें कंट्रीज एक दूसरे को एड दे रहे थे ट्रेड के जरिए और डिफरेंट किस्म के प्लान्स इनकलकेट किए जा रहे थे, जैसे कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, जैसे कि अमेरिका का वेस्टर्न यूरोप में था मार्शल प्लान, जैसे उसके अगेंस्ट उसके मुकाबले में रशिया या सोवियत यूनियन ने दिया था मोलोटोव प्लान, काउंटर नेशनल प्लान. इट वाज अ प्लान, ये जो मार्शल था, इट वाज बेसिकली नथिंग बट एन इकोनॉमिक रीवाइटलाइजेशन ऑफ यूरोप विद द हेल्प ऑफ US एड. ठीक है, तो कैपिटल का फ्लो, TOT इसमें यूज होती है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आपने इसका लफ्ज सुना होगा. अभी जो मैंने ट्रूमैन डॉक्ट्रिन लिखी है इसको आप देख लीजिएगा, ये क्या होती है. बेसिकली कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन से रिलेट करती है. तो आप सर्च करें इसको, हल्का सा समझेंगे ये चीज क्या होती है. इन फिनोमिनास को याद रखिएगा कि आपने मार्कर के साथ मेंशन करना है पेपर के अंदर, अदरवाइज काम खराब हो जाता है. ठीक है, इतनी अगर नॉलेज आप ले रहे हैं तो यू हैव टू प्रोजेक्ट दैट नॉलेज ऑन टू द पेपर एंड यू हैव टू मेक द एग्जामिनर सी योर नॉलेज ऑफ दैट. इकोनॉमिक की समझ आई. बेसिकली जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के टारगेट्स रहे हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रहे हैं बिकॉज दे वर पुअर. न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, इसमें अगेन अगर दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं तो यहां पे मामला आएगा डेटरेंस का, और अगर एक न्यूक्लियर पावर है और दूसरी नहीं है तो वहां पे मामला आएगा कंपेलेंस का. असी तुम्हारे उत्ते एटम बम सिट देना है कि हम तुम्हारे ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरा देंगे, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हुआ था. टू वर्ल्ड पावर्स और सीइंग ईच अदर eye to eye. It was the brink of a nuclear war, but fortunately one of them blinked itself. And then we have the public diplomacy. Again, ये बड़ी प्यारी किस्म है जो आजकल राइज है. इंडिया और पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी. इसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, इसमें एंटरटेनमेंट, एक दूसरे की मूवीज वगैरह दिखाई जाती हैं, बिजनेस
कॉन्टेक्ट्स इसमें एस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसके अंदर एनजीओज और कल्चरल एक्सचेंजेस की जाती हैं। दिस इज नोन एज पब्लिक के जरिए डिप्लोमेसी। और ये लास्ट किस्म है शटल डिप्लोमेसी। ये बेसिकली 1973 में जब अरब इसराइल वॉर हुई थी तो उसके आफ्टरमैथ में जो अमेरिकन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर, जिसकी किताब है वर्ल्ड ऑर्डर भी और डिप्लोमेसी उसकी किताब भी है, उसने ये काम किया कि इसके अंदर जो एम्बेसडर होता है या जो ऑफिशियल होता है वो कैपिटल्स में ट्रेवल करता है फ्रीक्वेंटली टू डिफ्यूज द टेंशंस। सो अरब इसराइल वॉर में वो मिडल ईस्ट भी गया किसिंजर, उसने वहां पे जाके सारे उनसे मामला डिस्कस किए। दिस इज नोन एज शटल डिप्लोमेसी। 1995 में there was an other person known as Richard, ambassador of US, Richard Holbrooke. इसने बोस्निया में जब हो रहा था प्रॉब्लम जीनोसाइड का, तो इसने बेलिजरेंट पार्टीज को इकट्ठा करने की कोशिश की इस डिप्लोमेसी के जरिए। एंड द लास्ट थिंग वी हैव ऑन द कार्ड्स इज द ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी। द पर्सन वाज मैकडोनाल्ड और उसने ना डिफरेंट ट्रैक्स दिए कि इन ट्रैक्स को अडॉप्ट करके आप डिप्लोमेसी कर सकते हैं जिस तरह की आप करना चाहते हैं। ट्रैक 1 ऑफ कोर्स गवर्नमेंट, ट्रैक 2 प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ट्रैक 3 बिजनेस टू बिजनेस, ट्रैक 4 कि आप सिटीजन्स को इन्वॉल्व करें जो कि मैंने कहा पब्लिक डिप्लोमेसी की भी एक किस्म है, ट्रैक 5 रिसर्च ट्रेनिंग एजुकेशन, ट्रैक 6 एक्टिविज्म, 7 रिलीजियस, 8 फंडिंग, 9 पब्लिक ओपिनियन। और ये 8 पूरे हो गए थे तो इसलिए 9 को उसने अंदर वाला सर्कल बना दिया, ये वाला दिस, ठीक है, ये उसने एरो से भी शो किया हुआ है। अब मुझे ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि जब पेपर आएगा तो आपने ऐसे ही ये डायग्राम अलोंग विद ऑल दीज डिस्क्रिप्शंस वहां पे छाप के आनी है बड़ी सी करके। दिस वाज डिप्लोमेसी फॉर यू। थैंक you so much for listening and watching. And if you have any query, you can approach me on my WhatsApp group. Till then, Allah Hafiz. We shall meet in the next lecture. Thank you.